नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है चार मित्र। एक जमाने में राजा बीरसेन चंद्रपुर नगर पर राज्य किया करता था। बीरसेन बड़ा ही नेक और प्रजापालक राजा था। उसके दो बेटे थे। दोनों बेटों का स्वभाव बड़ा ही अलग अलग था। बड़ा बेटा बहुत ही बेईमान और निर्दय किस्म का आदमी था, जबकि छोटा बेटा बहुत ही ईमानदार, नेक और ईश्वर में विश्वास रखने वाला था। एक दिन अचानक राजा बीरसेन की मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु के तुरंत बाद बड़े बेटे ने राज सिंहासन पर कब्जा कर लिया। उसने अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य चले जाने का फैसला कर लिया। जब वह अपना राज्य छोड़कर जाने लगा तो उसने इसके बारे में किसी को नहीं बताया, सिवाय अपने 3 दोस्तों के। राजा का छोटा बेटा, जिसका नाम सुमेर था, उसके तीनों मित्रों को जब पता चला कि सुमेर राज्य छोड़कर जाना चाहता है तो पहले तो उन्होंने सुमेर को बहुत ही समझाया कि वह ऐसा ना करे, परंतु जब वह नहीं माना तो वह तीनों मित्र भी सुमेर के साथ राज्य छोड़कर जाने को तैयार हो गए। सुमेर के तीनों मित्रों में पहला एक किसान का बेटा था, दूसरा एक नगर व्यापारी का बेटा था और तीसरा मित्र राज नर्तकी का बेटा था, जो अपनी माँ की ही तरह बहुत ही सुंदर था। चारों मित्र जब राज्य छोड़कर चल पड़े तो आगे का रास्ता तय करते हुए वे सोचने लगे कि आखिर किस तरह से वे अपने आगे का जीवन बिताएंगे। सबसे पहले किसान के बेटे ने कहा कि मेहनत करके इंसान सब कुछ पा सकता है, बाकी सब बातें बेकार है। व्यापारी के बेटे ने कहा, नहीं, मैं तो यह मानता हूँ कि अकल यानी कि बुद्धि से ही इंसान सब कुछ पा सकता है। अब नर्तकी के बेटे की बारी थी। उसने कहा कि इंसान की सुंदरता ही उसको सफल बना सकती है। परंतु राजा के बेटे की राय अपने तीनों मित्रों से बिल्कुल ही अलग थी। उसने सबकी बातें गौर से सुनी और फिर कहने लगा, तुम सब अपनी अपनी जगह पर ठीक हो, परंतु इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ ईश्वर की कृपा है। वह चाहे तो इंसान को राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है। इसीलिए हमें उस परमेश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए। यह सुनकर किसान के बेटे ने कहा, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। अब पता चलेगा कि किसकी बात सही है। सब अपनी अपनी बात को साबित करने की कोशिश करते हैं। चलते चलते चारों मित्र एक दूसरे राज्य में पहुंच गए। इस राज्य में यह लोग बिल्कुल अजनबी थे। वे चारों मित्र एक सराय में पहुंचे। पहले दिन उन्होंने किसान के बेटे को कहा कि आज हम देखेंगे कि मेहनत के क्या फ़ायदे हैं। जाओ, अपनी मेहनत से आज के खाने का इंतज़ाम करो। किसान के बेटे ने कहा, ठीक है, आज मैं ही खाना लेकर आऊँगा। उसने अपनी कुल्हाड़ी संभाली और जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में उसने बड़ी ही मेहनत करके कुछ लकड़ियाँ काटी, उन्हें नगर में बेच आया। लकड़ियाँ बेचकर उसे 2 चांदी के सिक्के मिले, जिसमें से उसने एक सिक्के से अपने साथियों के लिए खाना खरीदा, दूसरा सिक्का उसने अपने पास संभाल कर रख लिया। उसके साथियों ने खाना खाया और किसान के बेटे को शाबाशी दी। खाना खाकर वे सब लोग सो गए। अगले दिन व्यापारी के बेटे की बारी थी। सबने कहा कि जाओ, आज तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके हमारे लिए खाने का इंतज़ाम करो। वह उठा और समुद्र के किनारे जा पहुंचा। समुद्र में सामान से लदी हुई एक नाव आ रही थी। जब वह नाव किनारे के पास पहुंची तो व्यापारी के बेटे ने नाव के मालिक से उसमें लदे हुए सामान का भाव ताप किया और फिर 100 सोने की असरफियों के बदले में सारे सामान का सौदा कर लिया। इसके बाद व्यापारी के बेटे ने वह सारा माल बाजार में एक व्यापारी को 500 असरफियों के बदले में बेच दिया। उसमें से 100 असरफियाँ उसने उस व्यापारी को दी जिससे उसने माल खरीदा था। बाकी की 400 असरफियाँ उसने अपने पास सुरक्षित रख ली। दोस्तों के लिए उसने बहुत ही अच्छा खाना खरीदा। बाकी मित्रों ने भी जब इतना अच्छा खाना खाया तो उसकी बुद्धि की खूब तारीफ की। फिर वे सब लोग लंबी टांगे करके सो गए। अगले दिन नर्तकी के बेटे को अपनी बात साबित करनी थी, जिसका कहना था कि इंसान अपनी सुंदरता के बल पर सफलता हासिल कर सकता है। दोस्तों ने कहा कि आज हम देखेंगे कि तुम्हारा ये सुंदर चेहरा हमें कैसे खाना खिला सकता है। नर्तकी का बेटा सराय से निकला और नगर की तरफ रवाना हो गया।
वह एक घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उस घर की एक खिड़की से उसे एक युवती ने देखा। जब उस युवती ने देखा कि एक सुंदर नौजवान परेशान सा पेड़ के नीचे बैठा है, तो युवती ने उस नौजवान को घर के अंदर बुला लिया और फिर उससे उसकी परेशानी की वजह पूछी। नौजवान ने उसे अपने दोस्तों की सारी बात कह सुनाई। युवती को उस नौजवान पर तरस आ गया। उसने नौजवान को खाना खिलाया और उसे कुछ पैसे भी दिए। नौजवान ने युवती का धन्यवाद किया और फिर उन रुपयों से उसने अपने दोस्तों के लिए खाना खरीदा। सब दोस्तों ने उसकी खूब तारीफ भी की। अगले दिन बारी थी राजा के बेटे सुमेर की। सब सोचने लगे कि किसान के बेटे ने मेहनत की और व्यापारी के बेटे ने भी अकल से काम किया। नर्तकी के बेटे ने भी कुछ कर ही लिया, मगर अब जो राजा का बेटा है और कहता है कि ईश्वर की कृपा हो तो राजा भी रंक भी राजा बन सकता है। देखते हैं कि यह क्या करेगा। अब राजकुमार सुमेर ईश्वर का नाम लेकर नगर में चला गया और रास्ते में एक जगह पर बैठ गया। वहाँ उसी राज्य के राजा की आरती ले जाई जा रही थी। जब वहाँ के राजा की आरती उस रास्ते से गुजरी तो राजकुमार को रास्ते में बैठा देख सेनापति उसे डांटते हुए कहने लगा, शर्म नहीं आती? राजा की आरती जा रही है और तुम इस तरह से रास्ते पर बैठे हो। राजकुमार को फटकार कर सेनापति आगे बढ़ गया। राजा के शव का दाह संस्कार करने के बाद जब सेनापति अपने दल के साथ वापस लौटा तो उसने देखा कि राजकुमार सुमेर अभी तक वहीं पर बैठा हुआ था। सेनापति को इस बात पर बड़ा ही क्रोध आया। उसने तुरंत आदेश दिया कि इसे गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया जाए। सैनिकों ने ऐसा ही किया। इधर सुमेर के दोस्त उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसके वापस ना लौटने पर वे अपने अपने अनुमान लगाने लगे। बहुत देर तक जब सुमेर वापस ना लौटा तो वे सभी उसे ढूंढने के लिए नगर की तरफ चल पड़े, लेकिन राजकुमार तो कारागार में बंद था। उधर उस राज्य के राजा की मौत के बाद नए राजा का चुनाव किया जाना था। इसके लिए राजा के मंत्री और दरबारी सभी आपस में चर्चा कर रहे थे। अब क्योंकि मर चुके राजा की कोई संतान नहीं थी तो ये समस्या आ खड़ी हुई थी। सबका कहना यही था कि नया राजा उसी को बनाया जाए जो राजसी परिवार से ताल्लुक़ रखता हो, ना कि कोई आम आदमी हो। महामंत्री ने दरबार में ये घोषणा की कि क्या कोई ऐसा आदमी है जो किसी राजसी परिवार से ताल्लुक़ रखता हो? अगर है तो वह आगे आए। मगर पूरे दरबार में ऐसा कोई भी आदमी नहीं था। तभी दरबार में मौजूद सेनापति ने कहा, एक आदमी है जिसको मैं जानता हूँ। वह मेरे कारागार में बंद है। शक्ल, सूरत और पहनावे से वह कोई राजकुमार जान पड़ता है। महामंत्री ने उसे हाजिर करने का हुक्म दिया। राजकुमार सुमेर को राज दरबार में पेश किया गया। महामंत्री ने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर किस लिए आए हो? राजकुमार बोला, मैं चंद्रपुर का राजकुमार हूँ। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरा बड़ा भाई राजगद्दी पर बैठ गया और मैं उसी के डर से राज्य छोड़कर चला आया। महामंत्री और बाकी दरबारियों ने भी उसकी बात पर यकीन किया। फैसला ये हुआ कि राजकुमार सुमेर एक राजसी परिवार से ताल्लुक़ रखता है, इसीलिए इसे ही राज्य का राजा बनाया जाए। यह सुनकर राजकुमार के मुंह से निकला, सचमुच परमेश्वर की कृपा ही सबसे बड़ी है। राजकुमार सुमेर का राज तिलक करके उसे राज्य का राजा बना दिया गया। इसके बाद इस नए राजा की सवारी पूरे नगर में घुमाई गई। जब राजा सुमेर की सवारी जा रही थी, उधर राजकुमार के दोस्त जो उसकी खोज में निकले थे, उनकी नज़र जब सुमेर पर पड़ी तो वे हैरान थे। जब उन्हें पूरी बात पता चली तो वे भी कहने लगे कि वाकई ईश्वर की कृपा ही सबसे बड़ी चीज़ है। वह भी नए राजा की जय जयकार करने लगे और राजा के साथ साथ उसके महल में पहुंच गए। नया राजा जब राजगद्दी पर बैठा तो वे तीनों दोस्त भी उसके सामने पेश हुए। राजा ने अपने पहले की ही बात को दोहराते हुए कहा, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि ईश्वर की कृपा ही सबसे बड़ी चीज़ है। वह जो चाहे कर सकता है। राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। इसके बाद राजा ने व्यापारी के बेटे को अपना खजांची बना लिया, किसान के बेटे को अपना मंत्री बना लिया
और नर्तकी के खूबसूरत बेटे से कहा कि सिर्फ खूबसूरत चेहरा होने से कुछ नहीं होता, इसे कुछ कीमती उपहार देकर रवाना कर दिया जाए। इसके बाद सुमेर ने कई सालों तक उस राज्य पर राज्य किया। बात बहुत ही पुरानी है, जब मिथिला राज्य के रहने वाले गोनू झा, जो कि जाति से एक ब्राह्मण थे परंतु खेती किसानी करके अपना जीवन यापन करते थे, वे जब गांव के मेले से एक बैल को खरीदकर अपने घर की तरफ जा रहे थे। गोनू झा जैसे ही मेले से बाहर निकले, एक व्यक्ति ने उनसे, अरे पंडित जी, बैल तो बहुत ही शानदार लिए जा रहे हो, कितने में मिला आपको? गोनू झा ने उस व्यक्ति की ओर देखा किंतु उसे पहचान नहीं पाए। फिर भी वे अपने चेहरे पर एक औपचारिक मुस्कान लाकर बोले, बस संयोग से मिल गया, सिर्फ 10 रुपये में। मुझे अच्छा लगा इसीलिए ले लिया और इसकी ज़रूरत भी थी। उस अजनबी ने गोनू झा से पूछा, अच्छा लेकिन पंडित जी, आपको बैल मिला तो बहुत ही शानदार है, मगर एक ही क्यों लिया? कम से कम एक जोड़ी बैल लेते। गोनू झा भी उससे बातें करते हुए चले जा रहे थे। कहने लगे, अरे क्या बताएं भाई, मेरे पास एक जोड़ी बैल था, 10 दिन हो गए, एक बैल बीमार पड़ गया, दवा दारू की, मगर वह बच नहीं पाया और मर गया, इसीलिए एक बैल की ज़रूरत थी। ठीक ठाक मिल गया और मैंने ख़रीद लिया। मेरे पास एक बैल इसी कदकाठी का है। कुछ दूर चलने के बाद वह व्यक्ति अपनी राह पर चला गया। गोनू झा सोचते रहे कि यह व्यक्ति कौन था, लेकिन वे उस व्यक्ति को याद नहीं कर पाए। राज दरबार में होने के कारण गोनू झा की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उन्हें जानने पहचानने वाले लोग भी मिल जाते थे। उन्होंने सोचा, छोड़ो, रहा होगा कोई। अभी वे कुछ दूर ही चल पाए थे कि रास्ते में एक पगड़ीधारी व्यक्ति उन्हें मिल गया और कहने लगा, पाए लागू महोपाध्याय जी। असल में गोनू झा संस्कृत के बड़े ही विद्वान थे और संस्कृत शिक्षा की श्रेष्ठतम उपाधि महोपाध्याय से विभूषित थे। उन्होंने जब अपने लिए महोपाध्याय का संबोधन सुना तो वे चौंक पड़े। उन्होंने उस व्यक्ति की ओर देखा तो एक झलक में ही उसे पहचान गए। यह व्यक्ति उनके संस्कृत के आचार्य के यहाँ पर काम करता था। नाम था गोनूरा। गोनू झा ने उसका हालचाल पूछा। अंततः बातचीत पुनः एक बार बैल पर आ गई। गोनू झा ने एक बार फिर से बैल का वृतांत सुनाकर उसकी जिज्ञासा शांत की। कुछ दूर चलकर वह व्यक्ति भी गोनू झा से विदा लेकर अपने गांव की ओर मुड़ गया और अपने गांव तक पहुंचते पहुंचते गोनू झा को रास्ते में कम से कम 25 लोग ऐसे मिले जिन्होंने उनसे बैल के बारे में पूछा और जिन्हें गोनू झा ने बैल के मरने से लेकर बैल के खरीदने तक का सारा वृतांत कह सुनाया। अपने गांव में गोनू झा सड़क से गुजर रहे हो और उन्हें कोई टोकने वाला न मिले, ऐसा भला कैसे हो सकता था। अब गांव की राह में भी यही सिलसिला शुरू हो गया। बैल के बारे में हर 10-20 कदम पर गोनू झा से कोई न कोई पूछ ही देता कि पंडित जी, ये बैल कितने में ख़रीदा है। गोनू झा घर पहुँचते पहुँचते प्रश्न से बड़े ही परेशान हो गए। उन्हें लगने लगा यदि उनकी झल्लाहट बढ़ी तो हो सकता है कि बैल के बारे में पूछने वाले की वे ऐसी की तैसी कर दे। गोनू झा विवेकी तो थे ही। घर पहुंचकर उन्होंने बैल को खूंटे से बांधा, उसे चारा पानी दिया और पुचकार कर अपने कमरे में चले गए। पंडिताइन यानी उनकी पत्नी और उनका भाई दोनों को बुलाकर उनसे कहने लगे, पशु मेले में 10 में बैल खरीद कर लाया हूँ, दूसरे बैल का जोड़ है, जाकर बाहर आंगन में देख लो। अब इस बैल के बारे में मुझसे कुछ मत पूछना, मैं थक गया हूँ, अब आराम करूँगा। कहते कहते गोनू झा आराम करने के लिए चले गए। उन्होंने सोचा कि यदि कोई उपाय नहीं किया तो गांव का हर आदमी आकर बैल के बारे में पूछेगा। कोई बैल की नस्ल जानना चाहेगा तो कोई बैल की कीमत। कोई उन्हें बताएगा कि बैल की सानी में सरसों और सीकी की खली जरूर मिलाएं। तो कोई कहेगा कि हफ्ते भर में एक बार बैल को पाव भर नमक जरूर चटा दें। किस किस को वह बैल की कीमत और जाति के बारे में बताते फिरेंगे और किस किस को बताएंगे कि किस कारण से बैल खरीदना पड़ा। किस किस से नसीहत लेते रहेंगे कि बैल को कैसे पाला जाता है, क्या क्या खिलाया जाता है।
फिर कुछ मन ही मन में तय करके वे उठे, हाथ मुंह धोया। पंडिताइन ने उनके और उनके भाई के लिए भोजन परोस दिया। खा पीकर गोनू झा सो गए। दूसरे दिन सवेरे सवेरे गोनू झा बेल को लेकर गांव के बीच वाले हिस्से में पहुंच गए। बेल को एक खेत में घुसा दिया, जहां पर बेल मस्ती से चरने लगा। गोनू झा खुद एक पेड़ पर चढ़कर चिल्लाने लगे, अरे भाइयों जल्दी आओ, खेत में बाघ घुस आया है, जल्दी आओ। उनकी चीख सुनकर गांव के लोग अपने हाथ में लाठी, भाला, फरसा, तलवार आदि लेकर दौड़ते हुए आए। उन्होंने देखा कि गोनू झा एक पेड़ पर चढ़े हुए थे। गोनू झा का चिल्लाना जारी था। जब उन्हें विश्वास हो गया कि गांव के सारे लोग जमा हो गए हैं, तब उन्होंने चिल्लाना बंद किया और पेड़ के नीचे उतर आए। गांव वालों ने पूछा, कहाँ है पंडित जी बाघ, कहाँ पर है? गोनू झा जब पेड़ से उतर आए तो गांव वालों को खेत में चर रहे बेल को दिखाते हुए कहा, वो देखिए, दिखा आप लोगों को? गांव वाले बोले, नहीं पंडित जी, वहाँ पर तो एक बेल है, बाघ नहीं। गोनू झा ने कहा, हाँ ठीक देख रहे हो, बेल ही है, बाघ नहीं है। मैंने कल यह बेल 10 रुपये में ख़रीदा है। मेरे पास पहले से ही एक जोड़ा बेल था। 10 एक दिन पहले उसमें से एक बेल मर गया, इसीलिए मुझे यह बेल खरीदना पड़ा। अगर आप लोगों को बेल के बारे में कुछ पूछना, जानना और समझना हो तो अभी पूछ लीजिए। कल शाम से मैं 50 लोगों को जवाब देकर थक चुका हूँ। और अगर किसी को नहीं पूछना तो सब लोग अपने अपने कामों में लग जाइए। मुझे आप लोगों को यही बताना था कि मैंने बेल ख़रीदा है। गांव के जिन लोगों को ये बात मालूम नहीं हो उन्हें भी आप बता दीजिए, मगर मेरी विनती है कि आप मुझसे इस बेल के बारे में कुछ मत पूछिए। गांव वाले अपना सा मुँह लेकर वापस लौट गए। कहाँ तो वे आए थे बाघ का शिकार करने के लिए और कहाँ गोनू झा के बेल का दर्शन करके वे लौट रहे थे। गोनू झा अपनी मस्ती में मूंछों पर ताप देते हुए अपने घर पर पहुँचे। घर पहुँचने पर उनकी पत्नी ने पूछा, इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? गोनू झा ने खूंटे से बेल को बांधते हुए कहा, गांव वालों को अत श्री बेल कथा बाँचने गया था। इतना कहकर गोनू झा मुस्कुराने लगे और इस तरह से गोनू ने अपनी चतुराई से एक ही बार में सारे गांव वालों को बेल के बारे में सारी जानकारी दे दी थी।